हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आप लोग एक प्रश्न का आंसर करो। आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी विकासशील श्रेणी में हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी अल्प विकसित श्रेणी में बने हुए हैं। क्या कारण है? कारण बिल्कुल सिंपल सा है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में अपने संसाधनों का बहुत बेहतर प्रयोग किया गया, वो आज विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो अर्थव्यवस्थाएं औसत लेवल तक ही अपने संसाधनों का प्रयोग कर पाए, वो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। और कुछ अर्थव्यवस्थाएं अपने संसाधनों का प्रयोग करने में विफल रही, वो अभी भी अल्प विकसित श्रेणी में आती हैं। अफ्रीकन देश अपने संसाधनों का प्रयोग करने में विफल रहे, अल्प विकसित श्रेणी में है। एक्चुअली आर्थिक गतिविधि के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करते हैं ना, तो वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि भाई विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, तो पांच क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। चलिए, बारी बारी से सभी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में वो आर्थिक गतिविधियां आती हैं जो कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित है। जैसे एग्रीकल्चर, कृषि। जैसे पशुपालन, दूध का उत्पादन हो रहा है, पशुपालन। वानिकी, मछली पालन। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जिन कारकों का प्रयोग होता है, वो कारक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कैसे, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे कृषि है। एक सेकंड प्यारे बच्चों। जैसे कृषि है, तो कृषि करने के लिए क्या चाहिए भाई? भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी चाहिए, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आया ये वाला पॉइंट समझ में? प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का निष्कर्षण होता है, और जिन कारकों का प्रयोग होता है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। डन प्यारे बच्चों? जैसे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? खेती, शिकार, मछली पालन, वानिकी, खनन, माइनिंग। जैसे कोई आयरन ओर है, तो आयरन ओर की माइनिंग हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है? प्राथमिक क्षेत्र है। कच्चे माल का उत्पादन हो रहा है। समझ रहे हो नहीं? चलो, इसके बाद क्या आता है? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में वो आर्थिक गतिविधि शामिल होती हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा निष्कर्षण किए गए कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करती हैं। अंतिम उत्पाद में कैसे? माना कि प्राथमिक क्षेत्र में आपने कृषि में गन्ने का उत्पादन किया। आपने गन्ने का उत्पादन किया, तो गन्ने का उत्पादन ये कहां पर आएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन गन्ने के प्रसंस्करण के बाद आपने उसको चीनी में रूपांतरित किया, शुगर। तो चीनी का जो उत्पादन है ना, वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। चीनी के उत्पादन के लिए उद्योगों की जरूरत है, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अंतिम उत्पाद तक पहुंचने के लिए उद्योगों का प्रयोग किया जाता है। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे माना कि मैंने एक एग्जांपल लिया, आलू का उत्पादन। तो आलू का जो उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन जैसे ही आप आलू को चिप्स में कन्वर्ट करोगे, जैसे आप उसका प्रसंस्करण करने के बाद चिप्स बनाओगे, तो चिप्स का जो उत्पादन है ना, चिप्स का जो उत्पादन है, वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। डन प्यारे बच्चों? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में कोई डाउट नहीं है ना? हम्म चलिए, अब बारी आती है तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र जो है, वो अपने आप में किसी वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण नहीं करता है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वो उनकी हेल्प करता है। उनकी हेल्प कैसे करता है? प्राथमिक क्षेत्र में आलू का उत्पादन हुआ, आलू के प्रसंस्करण के बाद में चिप्स बनाए गए। अब चिप्स को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या होगा? हम्म इसके लिए रिटेलर्स की जरूरत पड़ेगी, कैफे की जरूरत पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली तृतीयक क्षेत्र जो है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। एजुकेशन, टीचिंग, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्या है? सेवा क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है।
डन प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में ही आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो चलो इसके लिए एक अलग से सेक्टर जनरेट कर देते हैं, चतुर्थक क्षेत्र। वैसे ही पंचम क्षेत्र के साथ हुआ। पंचम क्षेत्र में क्या है? डिसीजन मेकिंग, शीर्ष निर्णय करता। एक कंपनी किसी ऐसे पर्सन को हायर करती है कि जिसकी डिसीजन मेकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम्म उसके डिसीजंस की वजह से कंपनी का स्वरूप ही चेंज हो गया, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हुई ना, तो उसके लिए एक अलग से एक सेक्टर जनरेट हुआ, जिसको पंचम क्षेत्र कहा गया। आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट्स की डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस होती है नहीं होती है? कुछ महत्व होता है नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। इसीलिए इसीलिए जो उच्च पदों पर सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी पंचम क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन मुख्यतः चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में कवर हो जाता है। चलो अब बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, बहुत ध्यान से। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, आलू का उत्पादन, और फिर चिप्स बनाए गए। तो ये कहां पर आया? सेकेंडरी सेक्टर में। अब उसको कस्टमर तक पहुंचाया, कैफे है, कोई रेस्टोरेंट है, या इसके बाद कोई रिटेलर्स है, कोई शॉप है। तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी? ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आएंगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया? दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? माना कि गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आया। माना गेहूं को प्रसंस्करण करने के बाद पिज्जा बनाया गया। अब पिज्जे को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो फिर सेम चीज है। तो तृतीय क्षेत्र क्या करता है? ये सेवा प्रोवाइड करता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन मेन पॉइंट स्टार्ट होता है अब। आपको लग रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, इनका किसानों की आय से क्या संबंध है? ये तो समझ में आ गया और ये पता भी होता है जनरली हम लोगों को। लेकिन मेन चीज शुरू होती है अब क्या स्टार्ट करना है वो ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो, जब मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करता हूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्यारे बच्चों। जब मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करता हूं, तो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है ना, देश की जीडीपी में, अभी आप जीडीपी का मतलब समझो, देश की आय। तो प्राथमिक क्षेत्र का देश की आय में योगदान है वो है लगभग 20%। लेकिन इसमें जो संलग्न कार्यबल है, इसमें जो संलग्न कार्यबल है वह है देश के कुल कार्यबल का लगभग 54%। अगर मैं द्वितीयक क्षेत्र की बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 27% है। ये भारत की जीडीपी की बात हो रही है। और इसका जो संलग्न कार्यबल है वो है लगभग 17%। तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो कितना हुआ? दोनों को ऐड करो, 100 में से माइनस कर दो, कितना? लगभग 53%। और इसमें जो संलग्न कार्यबल है वो कितना है? वो है लगभग 29% या 30%। तो अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र आता है। हम्म हालांकि कृषि क्षेत्र के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन वगैरह वगैरह भी आता है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र ही है। अगर कृषि क्षेत्र के जीडीपी में योगदान की बात करें तो वो लगभग 18% है, अगर सिर्फ कृषि क्षेत्र की बात करें। और उसमें जो संलग्न कार्यबल है वो लगभग 48% के आसपास है। लेकिन आप ये डेटा मोटा मोटा मान के चलो, तो इससे आप समझ जाओगे। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न कार्यबल है वो 54% है, और उसका देश की आय में जो योगदान है वो 20 या 18% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? हम्म भाई, आय बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है ना कि भाई इनपुट है तो फिर आउटपुट भी अच्छा होना चाहिए ना। अब इनपुट इतना ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो फिर किसानों की आय बढ़ेगी कैसे?
अब ये मेन मुद्दा है, यही हमारी आज की क्लास का मुख्य पॉइंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक सिंपल सा गणित का विद्यार्थी भी, एक औसत लेवल का गणित का विद्यार्थी बता देगा कि सर ऐसा है, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे ना और इसको इंक्रीज करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन इसको डिक्रीज कैसे करें? फिर जो लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर वो कहाँ जाएं? हम्म तो सिंपल सा तरीका है कि भाई कहाँ जाए, तो उनको या तो आप सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में उनको ट्रांसफर करो। लेकिन कैसे? एक्चुअली कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी। हम्म इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई है, जो दिखाई नहीं देती है। प्रचंड बेरोजगारी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि सीमांत उत्पादकता जीरो होती है। कि सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। कैसे? जैसे एक खेत है, ये खेत जो है वो मैक्सिमम ये उत्पादन कर सकता है, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो सकता है इस खेत में। और इसमें जो मैक्सिमम लोग काम कर सकते हैं, माना कि 4 हैं, इस खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 क्विंटल। अब अगर इसमें 6 लोग भी काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब खेत का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 10 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल हो जाएगा। भाई उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट है ना। लिमिट कितनी है? 10 क्विंटल। अब 6 लोग काम कर रहे हैं तब भी 10 क्विंटल ही गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो ये एक्स्ट्रा 2 लोग हैं ना, ये प्रचंड बेरोजगारी का शिकार है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। हम्म तो जो प्रचंड बेरोजगारी है ना, उसको जीरो करना पड़ेगा और उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, तो ये नंबर कम होगा। हम्म अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सेमी स्किल्ड भी चल जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी स्किल्ड है तो सेकेंडरी सेक्टर में काम चल जाएगा, टर्सरी सेक्टर में स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि भाई इस नंबर को कैसे बढ़ाया जाए? तो किसानों की आय बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे जैसे व्यवसायिक लागत में वृद्धि। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनको आप कहीं भी लिख दोगे सेट हो जाएगा कि भाई मिट्टी की उर्वरता में सुधार करें, मिट्टी के कटाव को कम करें, विविधता में विविधता, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं, मिश्रित कृषि। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्रॉप पर डिपेंड है। अगर अलग अलग तरीके से खेती करेंगे, सफल प्रौद्योगिकी का उपयोग, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, बागवानी का विकास करना है, कृषि अवसंरचना कोष का उपयोग करना है, हम्म फसल बीमा योजना का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जब प्रैक्टिकली उनके बारे में सोचा जाता है ना, तो वाकई लगता है कि हाँ, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो किसानों की आय बढ़ सकती है। और वो क्या है? पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण। क्योंकि पशुपालन के लिए जिस इनपुट की जरूरत है ना, वो तो कृषि में हो ही रहा है। पशुपालन के लिए इनपुट क्या है? चारा। अब वो तो खेती से जनरेट हो ही रहा है। हम्म तो पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है किसानों की आय को बढ़ाने का। और दूसरा क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। इसकी तो बात ही जबरदस्त है। और भारत में अगर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें ना, तो ये मामला एकदम खाली है। कंपटीशन ही नहीं है। अब पहले हम समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। देखो, सिंपल सी बात है, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग में क्या करना है? फूड को प्रोसेस करना है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, 1 किलो आलू का प्राइस कितना है? मैंने एग्जांपल के लिए लिया 20 रुपए। अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ 25 रुपए है, 30 रुपए है। सिर्फ उदाहरण के लिए 20 रुपए। अब इसका प्रसंस्करण किया, इसको प्रोसेस किया, और इसके प्रोसेस या प्रसंस्करण करने के बाद में माना कि 1 केजी आलू से 20-20 ग्राम के कितने पैकेट चिप्स के बन सकते हैं? कितने पैकेट बन सकते हैं? बोलो। 50 पैकेट बन सकते हैं। 20-20 ग्राम के इससे 50 पैकेट बन सकते हैं। नहीं लगता आपको ऐसा? बिल्कुल। माना कि एक चिप्स के पैकेट का प्राइस जो है 10 रुपए, मान लो आप 10 रुपए। मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 500 रुपीज। तो 1 किलो आलू को जैसे ही उसका प्रसंस्करण किया गया तो वो कितने रुपए में कन्वर्ट हो गया? 500 रुपए में। अब आपको लगेगा
कि ये क्या है। यही सारी कहानी है। एक्चुअली हम लोग आलू का उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन चिप्स आ रहा है यूएस से। लेस किसकी कंपनी है? आप लेस की चिप्स खाते हो, लेस किसकी कंपनी है? यूएसए कंपनी है। हम्म। हम चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क किसकी कंपनी है? इंग्लैंड की कंपनी है। तो जब कच्चे माल का उत्पादन हम कर सकते हैं, हम दूध का उत्पादन कर सकते हैं, हम आलू का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो क्या हम आलू से चिप्स नहीं बना सकते? गवर्नमेंट को ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा जिसकी वजह से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित हो। नहीं लगता आपको ऐसा? मुझे तो लगता है। आप देखो ना, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग कपास का उत्पादन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कपास यहां से लेकर जा रहे हैं, कपड़े इंग्लैंड में बना रहे हैं, फिर उनको हमें ही बेच रहे हैं। हम्म। तो किस कंट्री को ज्यादा फायदा हुआ? उस कंट्री की जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी जो कंट्री कॉटन को एक्सपोर्ट कर रही है, या उस कंट्री की जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी जो कंट्री कपड़ों को एक्सपोर्ट कर रही है? डेफिनेटली उस कंट्री की जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी जो कंट्री कपड़ों को एक्सपोर्ट कर रही है। हम्म। तो यही सारा खेल है। तो आपको याद रखना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में हमने आज पढ़ा किसानों के कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, लेकिन मैंने कहा कि दो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पशुपालन और दूसरा खाद्य प्रसंस्करण। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए हैं। कुछ स्कीम्स हैं, जैसे आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में काम आएगा, किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। हम्म। जैसे एक स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव प्रोडक्शन इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने एफर्ट तो लगाए हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन जो अपेक्षाएं थी इन योजनाओं से, वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। खैर, तो आपको याद रखना है कि किसानों के आय बढ़ाने में दो उपाय बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और सेकंड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।